प्रवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा परावर्तन तो आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहा हो, अपवर्तन परावर्तन 8वीं क्लास में आ चुका है ये। लेकिन हमारे प्रॉब्लम समस्या ये है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट ज़्यादातर 6ठे 7वें 8वें में कभी अध्ययन करते हैं और सीधा 9th में भी करनी करते हैं, 10th में सीधा जाकर अध्ययन करते हैं। परावर्तन सिंपल आपने पढ़ा था कि परावर्तन किसी दर तल से, कहीं कहीं चिकना स्मूथ तल लिखा होता है, लेकिन परावर्तन लगभग हर तल से होता है, कुछ अवशोषित और कुछ वापस किरणें ज़रूर जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता सिर्फ चिकने न समतल से ही होगा। 2 टाइप का परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर चिकने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो किरण आएगी वो आपतित कहलाएगी, टकरा के उसी माध्यम में लौट के आएगी, उसे परावर्तित कहेंगे। और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होगा 90 डिग्री पर, उसे अभिलंब कहेंगे, जो सीधी 90 डिग्री पर रेखा खड़ी करेंगे। इस तरह के आपने नियम पहले पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तल में कलर अलग से दिखा रहा हूँ, ये तल, ठीक है। तो फिलहाल क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले पढ़ते हैं, हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रकाश परिवर्तन से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। हम इस संसार में अपने चारों आने प्रकार वस्तु देखते हैं, तथापि फिर भी, तथापि क्या होता मतलब फिर भी किसी अंदर कमरे हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। असमर्थ इस लायक नहीं है। तथापि मतलब फिर भी, और असमर्थ मतलब लायक नहीं है, लायक नहीं है, नॉट एबल, इस योग्य नहीं है। कमरे प्रकाश करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं, क्या ये वस्तुओं के दृश्यमान दिखाई देने लायक, ठीक है। विजिबल इंग्लिश में कहते हैं विजिबल, आम भाषा में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे देखने लायक। दिन के समय सूर्य के प्रकाश वस्तु देखने में सहायता करता है, जब कोई वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तित किरण आ गया, परावर्तित मतलब टकरा कर वापस लौटाती है उसी माध्यम में। कोई किरण जब आपतित होती है, आके पड़ती है और परावर्तित होती है उसी माध्यम पे, ये टकरा कर वापस लौटती है उसी माध्यम में। ये परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तु देखने योग्य बनाता है, इस लायक बनाता है, एबल बनाता है। पारदर्शी माध्यम, आर पार, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी मतलब आर पार देखने वाला, या ट्रांसपेरेंट, क्यों प्रकाश इतना आर पार हो जाता है? प्रकाश संबद्ध जुड़ा हुआ अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं होती हैं। यह दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, इंद्रधनुष यानी रेनबो, इंद्रधनुष, कई 7 रंगों की पट्टी हैं। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश गुणों का अध्ययन करके अन्वेषण, खोज, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों को सामान्य प्रकाश की घटनाओं देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत की अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। बारीक प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, ऐसा लगता है प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। ये तथ्य, ये फैक्ट, ये पॉइंट कि एक छोटा प्रकाश स्रोत, किसी छोटे बारीक, बहुत बारीक स्रोत आ रहा है, किसी अपारदर्शी वस्तु जैसे दीवार जिसके आर पार नहीं जैसा तीक्ष्ण छाया बनाता है, बारीक छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखे पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या बात करते भाई? थोड़ा सा एक नई चीज़ पकड़ लें, विवर्तन फिलहाल आपका आउट ऑफ कोर्स है, 11th 12th में आएगा डीपली। दोबारा से प्रकाश पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों को मुड़ने प्रवृत्ति देता है। इसका एग्जाम्पल देखें, एक बैट लें, क्रिकेट बैट से अगर आप बॉल मारते हैं तो किनारे पे जब पड़ती है साइड पे, तो बॉल क्या टकरा के वापस सीधी नहीं जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव। जैसे सचिन तेंदुलकर मारता है तो बिल्कुल बैट के बीचों बीच मारेंगे। ये बैट है, अगर इस साइड से बॉल टकराएगी तो सीधी जाएगी, लेकिन इस साइड से टकराएगी तो क्या होगा, टकरा के किनारे की ओर मुड़ जाएगी, टेढ़ा रास्ता अख्तियार कर लेगी। तो ये क्योंकि किनारा छोटा है और बॉल बड़ी है, तो अगर ये से टकरा रही है तो मुड़ रही है, और सीधा बड़ी चीज़ पर टकरा रही है तो क्या सीधी जा रही है, बीच को बीच में। तो जब सचिन को स्ट्रेट ड्राइव मारता है सचिन तेंदुलकर, तो क्या होता है, बिल्कुल तो सीधा जाता है, लेकिन हमें ऐसा ही दिखाई देता है प्रकाश बड़ी हम मारता है। लेकिन अगर ब्लेड की लाइन खींच दें, एक ब्लेड से
एक रेखा खींच दें और उस पर प्रकाश को गुजारें तो वो प्रकाश मुड़ जाता है, अपने रास्ते सीधा ना जाके मुड़ जाता है, क्योंकि जो उसकी किनारा है वो उसकी ब्लेड की धार बहुत बारीक होती है। उस धार से आपने सिर्फ कट मारा है, बहुत छोटा छेद होगा, ना के बराबर, जीरो बराबर छेद है, उससे प्रकाश चलेगा तो वो मुड़ जाएगा। प्रकाश तो बजाय से किनारों के प्रकाश को प्रकाश परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन परिभाषा हो गई। परिवर्तन क्या कह रहा है, फिर एक बार परिभाषा देखते हैं। एक नंबर पूछता है, प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसे किनारे मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, इस तरह की कहानी दर्शाता है। इस प्रकार विवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश की जितने सरल रेखा के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं। आसमान तीन विवर्तन जैसे घटनाओं व्याकरण में प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। अगर मैं कण मानूँ तो ये काम नहीं होता, क्योंकि तरंग बहुत इस तरह से तरंग की वेव के रूप में हमने परिभाषा करी है 12th क्लास में। जब आप इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, समझाएंगे, तो वहाँ तरंग को पहले समझाया गया है 11th क्लास में, और फिर 12th क्लास में फिजिक्स में इस तरंगों का आपस में ओवरलैप, जुड़ाव दिखाया गया है। पुणे 20वीं शताब्दी प्रारंभ में स्पष्ट हो गया प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया। द्रव्य के साथ प्रकाश की, ये क्या पॉइंट है भाई? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो हमें इस लायक बनाता है, हमारी आंखों को देखने लायक, उसे प्रकाश कहते हैं। चुंबकीय प्रकाश जो सोलर से निकलता रही, चुंबकीय किरणें, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक रेंज है, जिस पैटर्न में विबग्योर की रेंज में आता है। विबग्योर की रेंज में होता है ये। इसके द्वारा ही हमारी आँखें समानता देख पाती हैं, इससे नीचे, इससे ऊपर नहीं देख पाती हैं, जबकि प्रकाश की किरणों का गुण इससे ऊपर नीचे भी प्राप्त होगा। प्रकाश की द्रव्य, द्रव्य माने पदार्थ, ठोस द्रव्य, द्रव्य यहाँ पर तीनों की बात कर रहा है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों की बात कर रहा है, ठीक है, के साथ अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रियाएँ बड़ी कन्फ्यूजन होता है, 11-12 में पढ़ाता हूँ, वहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कोई भी गुण एक क्रिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो क्रियाएँ, कई क्रियाएँ मिलकर, अब मान लो कोई नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की इससे क्रिया एक नहीं है, ये एटम जो बना हुआ है पूरा ये इलेक्ट्रॉनों का, ये एटम एक क्रिया पर डिपेंड नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बल लगा रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ जोड़ा नाप के बल को, इलेक्ट्रॉन राउंड मार रहा है, अलग कहानी चल रही है। एटम के साथ वो अपनी ऊर्जा है लेकर बैठे में, ऊर्जा जब देंगे तो अलग कहानी होगी। तो ये क्रियाएँ कई हो गई, तो अन्योन्य क्रियाएँ कहलाएंगी कई क्रियाओं का मिक्सचर। के विवेचन में प्रकाश की तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। तर प्रकाश प्राय कणों के प्रवाह की बात व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में योजना कुछ वर्षों चलती रही, जब से प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिस प्रकाश न तो तरंग माना गया ना ही कण। इस सिद्धांत पर समझने गुणों को तरंग प्रति भी सामंजस्य स्थापित किया, एडजस्टमेंट हो गया। तो आज ध्यान रखना, आज के टाइम पे प्रकाश जो है आपको क्वांटा के तौर पर माना जाता है, उसे कणों को, पैकेट को, ऊर्जा पैकेट बंडलों के रूप में माना जाता है। और प्रकाश की दैत्य प्रकृति कहलाती है, डुअल नेचर कहलाती है। इंग्लिश में डुअल सिम जैसे होती है, दो सिमें हैं लेकिन एट अ टाइम एक ही सिम आपकी काम करती है। ऐसा नहीं कि दोनों सिमें कहें, लेकिन आपके यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। सिक्का देख लें आप, कॉइन सिक्का होता है, सिक्के को जब उछालेंगे तो एक ही सिक्का दिखाएगा, हेड या टेल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हेड या टेल दोनों ही काम एक साथ कर लो, हेड दिखेगा टेल नहीं होगा, टेल दिखेगा दोनों, और वैसे गायब कर लो अलग गायब। तो इस तरह प्रकाश किरण तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, दोनों प्रकृति में से एक प्रकृति एक टाइप पे एक समय में दिखाती है, लेकिन दोनों ही गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो तब से उसको डुअल नेचर या दैत्य प्रकृति कहा, या डबल्स का और संबंधित सामान्य भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन परिघटनाओं, प्रकाश के सरल के गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएँ, कॉन्सेप्ट प्रचलित प्रकृति घटने वाली परिघटनाओं के अध्ययन में सहायता करेगी। इस अध्ययन में हम गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझ करेंगे। ज़्यादा पॉइंट नहीं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो इधर प्रकाश का परिवर्तन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक दो सवाल तो पिछले उससे बन गए। प्रश्न 3 बहुत पूछा गया है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या हैं? नियम यही है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। क्या कह रहा है? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये मान लो दर्पण है, इसके पीछे पेंट करा हुआ है, कलाई करी हुई है,
ये किरण जो आगे टकराएगी किसी कोण पर, ये आपतित किरण कहलाएगी, और ये वापस जो लौटेगी उसे परावर्तित कहेंगे। और इसके बीच में सीधा सीधा एक सेंटर पे जो रेखा खींचेंगे 90 डिग्री जो बनाएगा दर्पण से, उसे अभिलंब कहेंगे। ये कोण आई आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आर कहलाता है। आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो आपतन बिंदु जहाँ पर टकरा रहा है उसी पर अभिलंब खींचेंगे। तरह परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, कहीं ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तल ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पर टकराएगा तो ये भी यहाँ होगा, ये भी यहाँ होगा, ऐसा नहीं होगा। ये अभिलंब यहाँ से खींच दो, परावर्तन यहाँ से हो रही है और आपतन यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अलग अलग तल में नहीं होंगे, हवा में लटके हुए नहीं होंगे, हवा में एक ही पॉइंट पे एक ही तल पे होंगे, प्लेन पे। ठीक है, स्पेस में। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। परावर्तन नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार परावर्तन पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ध्यान रखना, गोलीय पृष्ठों पे भी। फिर दर्पण दो टाइप के होते हैं, दर्पण दो टाइप के होते हैं, गोलीय बोली नहीं, दर्पण दो होते हैं, समतल और गोलीय। और गोलीय भी दो टाइप के होते हैं, कौन से? अवतल और उत्तल। अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए फिलहाल ये नोट कर लिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण वही दर्पण होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखकर आते हैं। पहले दर्पण के बारे में बता रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तरह सीधा होता है, उतनी दूरी बनता है, प्रतिबिंब साइज वस्तु साइज से बराबर होता है, दूरी बराबर होती है। ये अगर दर्पण है, यहाँ पर हम खड़े में, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर इतनी दूरी बनेगा 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर मान लो, कुछ मान लो। और जितनी हाइट का होगा उतनी हाइट का बनेगा और बिल्कुल सेम सीधा होगा। लेकिन पार्श्वी विस्थापन होता है, लेफ्ट का राइट का। इसे बोलते हैं पार्श्वी। पार्श्वी का मतलब होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। आपका लेफ्ट राइट में दिखेगा और राइट लेफ्ट में दिखेगा और आप चेहरे दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं। लेटरल डिफ्रैक्शन होता है। काय में? समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? सवाल होगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा चौथा पांचवा प्रश्न आ गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तरह सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु साइज से बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनता है जितनी दूरी में दर्पण सामने बिंब रखा होता है। सेम है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व का मैंने बता दिया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित कितने होता है? अगर ये ऑप्शन आता है और 3-4 दिन में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसी में नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? समतल दर्पण। क्या होगा? चलिए, अब कुछ इन्होंने एग्जाम्पल एक्टिविटी करवाएं। चमकदार चम्मच लो, वक्रित पृष्ठ, वक्रित होता है कर्ड मुड़ा हुआ। कर्ड मुड़ा हुआ, जहाँ कोना ना हो उसे कर्ड कहते हैं, जिसमें कोना ना हो, कॉर्नर ना हो, मुड़ा हुआ। अपने चेहरा देखने प्रेरित करें, प्रतिबिंब देख पाते हैं, धीरे धीरे चेहरा दूर ले जाएं, प्रतिबिंब देखें, पलटिए, फिर दूसरी तरफ से देखें, दो तरफ होंगे। एक तो चम्मच किस तरह से दर्पण होगा? अगर पैंट इधर करा हुआ है, मान लो इधर से देख रहा हो, तो परावर्तक तल क्या हो गया? इसे अवतल कहेंगे। और अगर इधर से परावर्तक तल उभरा हुआ है तो उत्तल होगा। तो बड़ा सिंपल नाम है, उभरा हुआ तल। ये तल कैसा है? उभरा हुआ परावर्तक तल। तो बेटा ये परावर्तक तल, उभरा हुआ तल, तो इसको नाम ही हुआ उत्तल। उत्तल माने उभरा हुआ तल, इंग्लिश में कॉन्वेक्स है। ठीक है, और ये उल्टा कॉनकेव हो गया। कॉनकेव हो गया, इसे कहेंगे दबा हुआ तल। क्या कहेंगे? दबा हुआ तल। तो इसमें अभिलंब यहाँ इस सेंटर होगा, अभी अभिलंब की खींचेंगे, बताएंगे अभी जो आप इसके बारे में आगे बात करेंगे। प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना करेंगे। अभिलक्षण मतलब पहचान, जो प्रतिबिंब बन रहा है दोनों पृष्ठों पर, अवतल पर और उस तल पर, दोनों की पहचान करें आप। कैसा बन रहा है, छोटा बड़ा, किधर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये सब अभी आप व्याख्या पढ़ेंगे। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है और समांतर वक्रित दर्पण का प्रयोग गोली दर्पण है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोले पृष्ठ का एक भाग बनाया जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ जाता है गोली दर्पण की परिभाषा क्या होगी? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक माना टकराने वाला, टकरा के लौटाने वाला, जिससे प्रकाश कण टकरा के उसी माध्यम में लौट जाए, परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। अब इसके बारे में 4 अध्ययन करेंगे।
गोली दर्पण परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर बाहर की ओर वक्रित होता है, वक्रित नहीं मुड़ा हुआ, अंदर की ओर मुड़ा होता है अंदर। ये दो टाइप के हैं, ये फैन करा हुआ इधर 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 अंदर फैन करा हुआ दबा से, तो ये दबी हुई साइड से परिवर्तन कर रहा है, ये क्या उभरी हुई साइड से परिवर्तन कर रहा है। ये कैसे करेगा अभी दिखाएंगे, यहाँ नहीं जाएगा फिलहाल, कहीं और जाएगा। अभी इसका चित्रकरण आ रहे गलत से आपसे, ठीक है, बात से बात करते हैं। पढ़ें, गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले केंद्र की ओर वक्रित हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ये गोली उत्तल दर्पण की परिभाषा हो गई। इस दर्पण का आरोपी निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है, देख लें, मैंने बनाई दी है। इन चित्रों नोट की दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है, पृष्ठभाग छायांकित मैंने शेड लगाया है, क्यों है, क्योंकि इस साइड में पैन करा हुआ है। मान लिया चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा, तो चम्मच ही बार गोली दर्पण के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त है। पहले हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जान लें तो उसका समझिए। शब्द गोली दर्पण के चर्चा करने ध्रुव बर्तन है। गोली दर्पण परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव की परिभाषा हो गई, अभी बताऊंगा मैं चित्र के साथ। इस दर्पण के पृष्ठ पर स्थित ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निर्भरित करते हैं। देखें, ये दर्पण माला अवतल दर्पण लिया है मैंने, इस पर यह कलाई या पैंट की हुई है, इसका बिल्कुल सेंटर गोली दर्पण से परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तन नहीं हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये जो इसका है इसका सेंटर बिल्कुल बीच का, इसे पोल कहेंगे, इसे पोल पी कहेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। ध्रुव कहते हैं, पोल इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में है ध्रुव, और पी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, पी पोल से। दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, दर्पण के पृष्ठ पर स्थित ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं। परिभाषा ध्रुव की हो गई। ध्रुव पता होना चाहिए, ज़्यादा परिभाषा पूछ ली गई है, पूछने को कोई बात नहीं है, सब आपका कोर्स से पूछ सकता है। आगे बढ़ना है। इस गोले को गोली दर्पण परावर्तन से वक्ता के सी देखते हैं, सी से किधर, ये अवतल दर्पण है, ये इसका सेंटर पी है। ये गोले किसी खोखले गोले का भाग था, मान लो किसी खोखले गोले से काटा गया, कोई कांच का गोला है उसको मान लो काट लो आप, कांच के गोले को दो से काट लो, एक ये था, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये जो गोला है इस गोले को पूरा करोगे तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर निकालने के तरीके बता दो मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे निकालते हैं। अगर किसी गोले का आपको सेंटर निकालना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे सेंटर निकालें, तो कोई भी दो रेखाएँ खींचें, उसको लंब अर्ध करें, आधे अधिक दूरी लेके चाप मारें, एक रेखा यहाँ खींचें, यहाँ खींच लें, और इसको आधे से अधिक दूरी लेकर चाप मारें, इसका सेंटर जो आएगा वही इसका सेंटर होगा। फिलहाल सेंटर गलत आ रहा है क्योंकि मैं तो रफली मार रहा हूँ, लेकिन किसी भी चाप ही है, थोड़ा हिस्सा है गोले का, उस गोले का अगर सेंटर ज्ञात करना है तो दो रेखाएं मिलाएं, कहीं भी जीवा कहते हैं इसे मैथ में, उन जीवाओं का लंब अर्धक करें, लंब अर्धक मतलब आधे से अधिक दूरी लेकर मारें। अगर आपको मैथ और समझनी है तो मेरे मैथ की वीडियो देख लें, ज्योमेट्री वाले, उसको देख के समझ में आपके आ जाएगा। यहाँ पर फिलहाल मैंने बता दिया आपके शॉर्ट में, इसका सेंटर ही, फिर समझ लें, इसका सेंटर ये पी से जाने वाला, तो इस गोले का जो गोले का भाग पूरा करा गया है, इस गोले का जो सेंटर है वही सेंटर वक्ता केंद्र कहलाता है। फिर एक बार परिवार करते हैं, गोली दर्पण का परावर्तन पृष्ठ गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्ता केंद्र है। इस गोले को ही मैंने पूरा करके आपके सामने भागा है, इसे प्रत्यक्ष सी से निरूपित करते हैं। वक्ता केंद्र के लिए मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, ये परावर्तन पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र परावर्तन पृष्ठ के सामने स्थित है, तत्व उत्तल दर्पण में दर्पण परावर्तन पृष्ठ के पीछे स्थित है। क्यों है, उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, सॉरी गलत बना दिया, देखें एक बार, ये फेंट है और ये इसका पी है, इसका गोले का सेंटर आगे की ओर होगा नहीं होगा, तो ये इसका सी मान लो सेंटर, तो इसकी वक्ता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दूरी कहलाती है। पी से सी तक की दूरी ही वक्ता त्रिज्या कहलाती है, और ये इसके बीच में बिल्कुल एफ होता है। फार्मूला कहता रहा हूँ, एफ बराबर आर बटा 2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी से याद कर लें, उल्टा ही पूछ लेता है, आर बराबर क्या होगा बेटा, 2 भाग है गुणा में चला जाएगा, तो 2 गुणा हो जाएगा, 2 गुणा एफ या 2 एफ हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 एफ कहेंगे। तो ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है,
आप एक फार्मूला याद करो, दूसरा निकालने की कोशिश करो, दूसरा निकालने की कोशिश करो, एफ बराबर आर बटा दो, दोनों मत याद करो, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को।